हेलो, वेलकम टू एटी सक्सेस मंत्रा। जैसा आपने बोला था हमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के बारे में वीडियो बनाने के लिए, तो आज हमने वीडियो बनाया है जिसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके फिजिक्स पेपर के लिए। इसलिए ऐसा होता है कि आपके नंबर वहाँ कट सकते हैं। आपने सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कोई ऐसा आ गया जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं था, तो आपके नंबर कम हो जाते हैं। आज हमारी कोशिश ये है कि हम लोग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करें, एक सीरीज बनाएं जिसमें कि पूरे बुक के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस कर लें पेपर से पहले। आज पहला एफर्ट हमारा ये है कि हम ऑप्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं ऑप्टिक्स में उसको डिस्कस करेंगे। तो आपके सामने बोर्ड पे कुछ टॉपिक्स लिखे हैं मैंने, जो आपको दिख रहा होगा, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उनसे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे सबको आज डिस्कस करेंगे। सो ध्यान से सुनिएगा। फिर से भाई पेन पेपर ले लीजिए, जो मैं बोलूँ उसको साथ में नोट करते चलिए ताकि आपके पास रिटर्न में नोट्स रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले लेंस मेकर्स फॉर्मूला ऐसा टॉपिक है जिससे कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है और चांसेस हैं बहुत सारे आने के। तो देखिए, अगर मैं लेंस मेकर फॉर्मूला के बारे में बात करूं, अभी तक मुझे लगता है उसकी प्रूविंग आपने तैयार कर ली होगी और बहुत अच्छे से थॉरो होंगे इस टॉपिक में आप। अगर जो थोड़ा बहुत डाउट है वो आज मैं क्लियर कर देता हूं। तो देखिए, फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये फॉर्मूला होता है लेंस मेकर फॉर्मूला। अब लेंस मेकर फॉर्मूला में जो म्यू होता है वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपको पता है एफ है फोकल लेंथ। म्यू जो होता है वो कैसे लिखा जा सकता है? अगर हम एयर का अलावा कोई दूसरा मीडियम है तो यही फॉर्मूला ऐसा लिखा जा सकता है, म्यू ऑफ ग्लास अपॉन म्यू ऑफ वाटर। इफ फॉर एग्जाम्पल हमने लेंस को वाटर में रख दिया तो क्या होगा? -1/r1 माइनस 1/r2। ये फॉर्मूला हो जाता है अगर वाटर रखा हुआ। तो मैं यहां लिखूं एफ वाटर एंड एफ एयर। तो एक तो न्यूमेरिकल बन सकता है कि आपसे पूछा कि अगर लेंस को वाटर में रख दिया जाए तो बताइए क्या फर्क पड़ेगा फोकल लेंथ पे। तो न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं दोनों फॉर्मूले से। इसके अलावा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्या होगा कि क्या फर्क पड़ेगा अगर हम लोग वाटर में रखते हैं तो जरा ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान सुनिए कॉन्सेप्ट को। अगर यहाँ म्यू माइनस 1 है, इसका मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है म्यू माइनस 1 के फोकल लेंथ। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि फोकल लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू माइनस 1। नाउ कीप इन माइंड, अगर 1.5 लेते हैं ग्लास का फोकल लेंथ, ग्लास का सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो अगर 1.5 लेते हैं, अगर वाटर में रखते हैं तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.5/1.33। तो क्या मैं कह सकता हूं कि वैल्यू रिड्यूस हुई? हाँ, ये वैल्यू रिड्यूस हुई क्योंकि 1.5/1.33 मतलब में डिवाइड किया। जब वैल्यू रिड्यूस हुई तो ये पूरी वैल्यू रिड्यूस हुई, ये वैल्यू कम हुई तो फोकल लेंथ इंक्रीज करेगा क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर वाटर में लेंस को रखेंगे तो फोकल लेंथ इंक्रीज करेगा बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करेगा। नाउ इसी पे आगे बात करते हैं कि एक तो क्वेश्चन हो गया। अगर समझ में आया होगा तो एकदम क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, दोबारा आप गलती नहीं करेंगे। कोई गलती कर रहे होंगे इस कॉन्सेप्ट पे तो एक और कॉन्सेप्ट इसमें आता है, वो होता है कि ये बताइए कब कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करेगा। नाउ इमेजिन कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हम पॉजिटिव में लेते हैं और कॉन्केव का नेगेटिव में लेते हैं। तो देखिए यहां पे अगर साइन नेगेटिव आ जाता है तो वो बिहेव करेगा कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव तब करेगा जैसे मैंने कहा कि इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाती है। तो इसकी वैल्यू नेगेटिव कब आएगी? जब 1.5 ऊपर है और इससे बड़ी वैल्यू नीचे आ जाए, मतलब कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम हो दैट इज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अगर ऐसा केस हो जाता है तो वहां पे वो बिहेव करेगा कॉनकेव लेंस की तरह, क्योंकि नेगेटिव साइन आ जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय द ग्रेटर नंबर, इट विल बी लेस देन 1 और -1। तो साइन विल बी ऑफ नेगेटिव, साइन नेगेटिव होगा और इसलिए कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, तो एक क्वेश्चन और हो सकता है कि कैसे कब बिहेव करेगा ग्लास शीट की तरह। तो तब बिहेव करेगा जब हम सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम ले लेते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ग्लास है। सो ये बातें थी लेंस मेकर फॉर्मूले पे क्या क्या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो सकते हैं। एक चीज और बच गई मेरे हिसाब से, वो था कि अगर एक लेंस में एक प्लेन सरफेस कर दिया जाए, एक सरफेस को प्लेन कर दिया जाए, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, तो सोचिए क्या होगा। तो वहां पे क्या होगा, ये जो वैल्यू R2 है ये वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हो जाएगी बिकॉज फोकल लेंथ उसका इन्फिनाइट होता है, उसका फोकल लेंथ या फिर R इज इन्फिनाइट फॉर प्लेन मिरर। तो यहां पे इन्फिनिटी हो जाएगी, मतलब कि ये वाली वैल्यू हो जाएगी 0, तो आपके पास बचेगा R।
अब सोचिएगा जरा कि फोकल लेंथ में क्या फर्क पड़ेगा। अगर एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है और एक सरफेस प्लेन कर दिया गया तो क्या पड़ेगा फोकल लेंथ में फर्क। इसको ट्राई करिएगा आप खुद से, आप इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया जो मैंने आपको भी बताया है। तो इतने कॉन्सेप्ट के बाद लेंस में अगर फॉर्मूले से और बहुत रेयर कुछ होगा जो बन सकता है, अदरवाइज ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि अगर आपको क्लियर है तो आप यकीन मानिए इस पे न्यूमेरिकल, इसका प्रूविंग कुछ भी आए आप सब में बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ये टाइम ऐसा है जब आप कॉन्फिडेंट फील करना शुरू करिए टॉपिक्स के बारे में कि हाँ मुझे ये टॉपिक बहुत अच्छे से आता है और इससे कोई भी क्वेश्चन मेरा गलत नहीं हो सकता। परफेक्शन जिसे बोलते हैं उस लेवल तक आपको प्रिपेयर करना एक एक टॉपिक को लेके, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ 70 आउट ऑफ 70। नाउ टॉक अबाउट TIR। अब बात करने जा रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे मैंने पहले बोला था ट्रेंड चल रहा है, हर साल के पेपर में पिछले 3-4 सालों से एक क्वेश्चन जरूर इस टाइप से आता है। अब कौन सा क्वेश्चन आएगा वी डोंट नो, सो हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि सारे टॉपिक प्रिपेयर करके जाएं, TIR के जितने भी वेरिएशंस हो सकते हैं सब प्रिपेयर कर ले। तो देखिए आज क्या हम बात करने वाले हैं TIR के बारे में। TIR क्या होता है, अगर कोई लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम में जाती है और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होता है तो लाइट रिफ्रैक्ट होने के बजाय रिफ्लेक्ट हो जाती है और इसी बात को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। एक प्रिज्म आपके सामने मैं यहाँ पे बनाया है, इसमें एक 90 डिग्री है और यहाँ पे 45 एंड 45 डिग्री है। इस प्रिज्म में क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं इसके ऊपर, आपने देखे भी होंगे अपने पेपर में। तो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे टैकल करेंगे इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आपको रे कंप्लीट करना है, द पाथ ऑफ रे आपको कंप्लीट करना है। तो देखिए अगर एक लाइट यहाँ से आती है और नॉर्मल आती है, स्ट्रेट लाइन आती है, मतलब कि 90 डिग्री पे इसको यहाँ पे 90 डिग्री बनाती है विद सरफेस, तो क्या होगा, तो यहाँ से जो लाइट आगे जाएगी वो बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे पास हो जाएगी। सो कॉन्सेप्ट इज अगर किसी सरफेस पे 90 डिग्री पे लाइट इंसिडेंट होती है तो इट डज नॉट डिफ्लेक्ट, रिफ्रैक्शन नहीं होता उसमें, वो सीधे सीधे पास हो जाती है, मतलब कि सीधे सीधे पास होकर यहाँ पहुंच जाएगी बिना किसी डिफ्लेक्शन के। नाउ ये जो एंगल होगा यहाँ जो नॉर्मल होगा उससे जो एंगल बनाएगा वो एंगल होगा क्रिटिकल एंगल, जिसके थ्रू हम देखेंगे। मतलब कि द एंगल थीटा शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल फॉर, अगर मैं कहूं ABC लाइट को इट्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करने के लिए। अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है यहाँ तक लाइट बनी है, पूरा इसका पाथ कंप्लीट करो, तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि लाइट यहाँ पे 90 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है, तो आप क्या करेंगे बिना डिफ्लेक्शन के सीधे लाइट को यहाँ तक पहुंचा देंगे। फिर उसके बाद आपके पास आपको देखना है कि ये जो एंगल है ये एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है कि नहीं है। तो क्रिटिकल एंगल होता है फॉर ग्लास इज 42 डिग्री, ये हमने निकाला हुआ है 1.5 लेके। तो अगर ये 42 डिग्री होता है तो हमें ये एंगल अगर 42 से ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे TIR होगा। ये जो एंगल आता है ये आता है 45 डिग्री। कैसे आता है, तो आप चाहे तो यहाँ मैथ लगा ले, यहाँ पे ट्रायंगल बना के देख ले कि यहाँ पे 45, यहाँ पे 90, यहाँ पे 45, तो यहाँ भी 45, क्योंकि ये पूरा इससे नॉर्मल 90 डिग्री बना रहा है। 45, 90, then this will be 45 and because ये इससे पूरा 90 बना रहा है। तो अब देखिए अगर ये एंगल 45 हो गया, और ध्यान रखिए यहाँ पे जो एंगल होगा वही एंगल यहाँ पे होगा, जल्दी कोई भी केस हो, तो ये 45 डिग्री है और विच इज ग्रेटर देन 42 डिग्री, सो ये लाइट शो करेगी TIR और यहाँ बाहर जाने के बजाय लाइट आ जाएगी नीचे, तो यहाँ पे लाइट आएगी स्ट्रेट। नाउ क्वेश्चन इज ये एंगल क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, थिंक this angle will be equal to 45 degree. Can you think the reason? Can you think of the reason? ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ ये एंगल 45 क्यों होगा, क्योंकि this is the phenomena of reflection। यहाँ पे हो रहा है रिफ्लेक्शन, और अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो रिफ्लेक्शन का एंगल I is equal to एंगल R। तो ये 45, ये 45, यहाँ जब लाइट पहुंची तो 90 में फिर से पहुंची, और जैसे मैंने कहा था लाइट सीधे बिना डिफ्लेक्ट हुए बाहर आ गई। तो ये क्वेश्चन हो गया पाथ कंप्लीट करने के लिए। अगर क्वेश्चन आता है ऐसा प्रिज्म देते हैं इसमें 60 डिग्री एंगल है, मतलब इक्विलेटरल प्रिज्म दिया गया है, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। फिर वैसे ही 90 में अगर लाइट आ रही है तो यहाँ पे लाएंगे, जहाँ एंगल 60 बन जाएगा, 60 बनेगा तो लाइट फिर से यहाँ पे पहुंचेगी और बाहर निकल जाएगी। सो परेशान वाली बात इसमें नहीं है। अब डिस्कस कर लेते हैं साथ में न्यूमेरिकल इसमें क्या आ सकता है। तो न्यूमेरिकल आ सकता है, एक लाइट दिया हुआ है और बोल रहे हैं क्या ये लाइट TIR शो करेगी कि नहीं शो करेगी। तो उसके लिए करना क्या होता है कॉन्सेप्ट, तो आपको पता है
कि म्यू इज इक्वल टू 1/sin c। नाउ ध्यान रखिए इस लाइट के लिए उन्होंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा। तो एक क्वेश्चन आप 2-3 साल पेपर देखिएगा, उसमें क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है कि 3 लाइट रेज आ रही हैं, तीनों नॉर्मल हैं, एक रेड कलर की है, ब्लू कलर की और एक ग्रीन कलर की है, और आपको ये बताना है कौन सी लाइट रे है जो कि फेस AC से पास होगी। नाउ व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड कि तीनों के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। इसके लिए कुछ 1.33 एनीथिंग, कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, 1.44 एंड 1.56। इमेजिन ऐसा क्वेश्चन अगर एक है तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मैं कहूँ कि लाइट यहां से पहुंची तो ये 45 डिग्री होगा, तो क्या मैं कह सकता हूं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हियर इज 45 डिग्री, बिकॉज नाउ दिस सरफेस इज द सरफेस जहां हम लोग ध्यान देने वाले हैं कि यहां से लाइट पास हो रही है कि नहीं हो रही है। तो अगर ये 45 होगा तो यहाँ अगर वैल्यू पुट करूं तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 1/sin 45 और आंसर आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू √2। नाउ √2 की वैल्यू होती है 1.414। सो 1.414 से वैल्यू अगर ज्यादा होगी किसी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तब वो TIR शो करेगा, अदरवाइज वो बाहर निकल जाएगा फेस AC से अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मतलब कि अगर मैं यहाँ देखूं तो एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, इसमें 1.33 एक ऐसी लाइट है जो कि बाहर निकल जाएगी क्योंकि उसकी वैल्यू 1.414 से कम है। इस टाइप में कैसे कभी भी आता है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के थ्रू, चाहे वो 3 लाइट हो चाहे वो 1 लाइट हो। एक बार TIR वाला आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो किसी टाइप का जितने टाइप के क्वेश्चन आपके पास दिए हैं, रिफ्रेशर में दिए हैं या फिर प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, सबको प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसा मैंने कहा गो फॉर द परफेक्शन, कि मतलब TIR अगर आप सोचते हो कि TIR आपका तैयार है तो उसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आप ना कर पाओ। हाँ, ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है आप नहीं कर पा रहे, लेकिन उसको ट्राई करें, टाइम है आपके पास, एग्जाम से पहले आप उसको ट्राई कर सकते हैं। फिर आता है माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। ये ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत पहले हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि ये इंस्ट्रूमेंट की तरह हम ट्रीट करेंगे और इसको सबसे अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। आप लोग प्रिपेयर कर चुके होंगे ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जब आपने माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप डायग्राम पढ़ लिया, आपने उसका प्रूविंग पढ़ ली, तब आपको ये सोचना है आगे कि माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप में साथ जो अटैच क्वेश्चन होता है उसको कैसे करें, जो कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी हो सकता है। सो आज डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप के बारे में। देखिए माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप में जो बेसिक डिफरेंस है और जो क्वेश्चन आता है आपके पेपर में उसके बारे में हमें बात करनी है। तो आप ध्यान दे सकते हैं जो टेलीस्कोप होता है, टेलीस्कोप में मैग्निफिकेशन फॉर्मूला होता है F0/Fe। अगर मैं बात करूं इन्फिनाइट वाला केस के लिए तो F0/Fe होता है, मतलब कि F0 ऊपर है। क्वेश्चन ये आता है कि टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ ज्यादा होता है, ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है कि आईपीस बड़ा होता है। तो देखिए अगर F0 की वैल्यू ज्यादा होगी तो M की वैल्यू ज्यादा होगी एंड वी वांट कि मैग्निफिकेशन ज्यादा हो। तो सी इससे मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि बिकॉज F0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्निफिकेशन, हेंस F0 शुड बी ग्रेटर। मतलब कि फॉर टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ ज्यादा होता है आईपीस के फोकल लेंथ से, या फिर ऑब्जेक्टिव इज लार्जर देन आईपीस। दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। माइक्रोस्कोप की बात करूं तो माइक्रोस्कोप में दोनों केस में जब मैग्निफिकेशन निकालते हैं तो अपॉन में आता है F0 एंड Fe अपॉन में आता है। मतलब कि उससे क्या होता है कि दोनों जब अपॉन में आएगा तो आपको दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि D अपॉन, अगर मैं D वाला केस लेके चलूं ऐसा कुछ आता है, तो अगर दोनों आ रहा है डिनोमिनेटर में तो हमें दिमाग में रखना है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कि वैल्यू अगर कम रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है, जितना कम रहेगा उतना ज्यादा मैग्निफिकेशन होगा। लेकिन तब भी उसमें हमें देखना है कि Fe ज्यादा है कि F0। तो माइक्रोस्कोप में Fe इज ग्रेटर देन F0 बिकॉज Fe से फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाता है। हमारे आंख के पास जो लेंस होती है उससे हमारा फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाता है, इस वजह से हम Fe की वैल्यू ज्यादा रखते हैं। बट Fe इज नॉट वेरी लार्ज देन F0, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसके ऊपर, ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया इसके ऊपर क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि 4 लेंस है आपके पास ABCD और बोला गया है ये बताइए कौन से 2 लेंस यूज करके आप माइक्रोस्कोप बनाओगे, कौन से 2 लेंस यूज करके आप टेलीस्कोप बनाओगे। दिया क्या है, दिया हुआ है फोकल लेंथ ऑफ लेंसेज, लेंसेज का फोकल लेंथ दिए हुए हैं। क्या क्या दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, और इसको कम कर लेते हैं 60 सेंटीमीटर, दिस इज 10 सेंटीमीटर एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर।
तो कौन से दो लेंस आप ऐसे लेंगे जिससे कि आपका टेलीस्कोप बनेगा, और कौन से दो लेंस ऐसे होंगे जिससे कि माइक्रोस्कोप बनेगा। नाउ पॉज द वीडियो, थिंक अबाउट इट अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट दैट आई टोल्ड यू। अगर आप इसको समझ में आ गया, आपने क्वेश्चन कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। मैं बताता हूँ क्या सोच कर सॉल्व करेंगे। तो देखिए अभी मैंने कहा था टेलीस्कोप में f0 शुड बी हायर एंड fe शुड बी लोअर फॉर ग्रेटर मैग्निफिकेशन, अलॉन्ग विथ वन मोर रीजन, दैट इज मैग्निफिकेशन ज्यादा होना चाहिए, और रेजोल्यूशन, जो रेजोल्यूशन होता है वो भी डिपेंड करता है डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव पे। मतलब हमारे लिए डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव ज्यादा होना चाहिए, तो हमें दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि अगर डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव ज्यादा होगा मतलब कि लार्जर होगा। सो वी नीड टू हैव लेंस A एंड D फॉर टेलीस्कोप, जो कि डिफरेंस ज्यादा है। लेकिन जैसा मैंने कहा था कि माइक्रोस्कोप में डिफरेंस तो होता है Fe और F0 में, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। सो वी विल यूज लेंस C एंड D फॉर माइक्रोस्कोप। आई थिंक क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया आपको। ये कॉन्सेप्ट है माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप का। इस पे और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन बेसिक जो क्वेश्चन बनता है वो इसी बनता है कि क्या रीजन है कि इसको यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी आता है कभी कभी कि हम लोग रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप क्यों यूज करते हैं। तो रिफ्लेक्टिव टाइप टेलीस्कोप से क्या होता है, ब्राइटनेस बढ़ जाती है, और जो नॉइजेस को बोल सकते हो या एब्रेशंस बोलते हैं जिसको बोलते हैं, तो वो इसमें नहीं आते हैं, इसकी वजह से हम रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप भी यूज करते हैं। नाउ माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप को प्रिपेयर कर लिया होगा आपने, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो मैंने आपको बताया वो ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, और एक बार जाके बुक में जितने क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा कि क्या आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में लेंथ ऑफ टेलीस्कोप एंड लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप भी याद कर लीजिएगा कि अलग अलग केस में अलग अलग होता है। जैसे कि इन्फिनिटी वाले केस में अलग होता है, L इज इक्वल टू F0 प्लस Fe। अगर D पे बन रहा है तो अलग होता है लेंथ, तो उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप और फाइंड द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, सो बी प्रिपेयर्ड विद द क्वेश्चन। नाउ YDAC की बात करते हैं। YDAC की बात मैंने पहले की हुई है, वहां पे मैंने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की बात की हुई है पिछले वीडियो में, तो आप चाहें तो उसको रेफर कर सकते हैं। मैं फिर से थोड़ी सी और बातें करता हूं जो कि एक समरी टाइप हो जाएगा आपके पास। YDAC में जो क्वेश्चन है वो आता है, जैसे मैंने कहा था फ्रिंज विड्थ पे आता है। तो फ्रिंज विड्थ की बात होती है कि T लैम्डा अपॉन D। सो अगर D की वैल्यू चेंज करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, लैम्डा की वैल्यू चेंज करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, या स्मॉल d की वैल्यू चेंज करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। और जैसा मैंने बताया था कि लैम्डा की वैल्यू डिपेंड करता है, म्यू की इनवर्सली होता है, लैम्डा कम होगा तो बीटा भी कम होगा। ये होता है केस अगर इस पूरे सेटअप को हम लोग वाटर में डाल दे तो। एक चीज जो वहां डिस्कस में नहीं की थी वो था कि अगर सोर्स को पास लाए तो क्या होगा, सोर्स को दूर करे तो क्या होगा, और D की वैल्यू इन्फिनाइट कर दे तो क्या होगा। तो इमेजिन D की वैल्यू बहुत छोटा कर दे, D को बहुत पास लेके चले जाए, स्लिट्स को बहुत पास लेके चले जाए, तो क्या होगा, ये वैल्यू जीरो के अप्रॉक्स चली जाएगी। अगर ये वैल्यू जीरो होगी तो पूरी वैल्यू बीटा की इन्फिनिटी हो जाएगी, मतलब कि द फ्रिंजेस विल बी वेरी लार्ज, और इतने लार्ज बनेंगे कि हम उनको देख नहीं पाएंगे। सिमिलरली अगर D की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाए तो फ्रिंजेस विल बी वेरी स्मॉल और हम उनको देख नहीं पाएंगे। अगर सोर्स को पास लेके जाए तो सोर्स को पास लेके गए तो क्या होता है, ओवरलैपिंग शुरू हो सकती है। सोर्स को दूर लेके तब भी हमें प्रॉब्लम होगी, सोर्स को पास लेके तब भी। तो हमें ये ध्यान रखना होगा ये सारे कॉन्सेप्ट्स कि किस केस में क्या होगा। और क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि अगर D की वैल्यू बहुत छोटी कर दी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा फ्रिंज विड्थ पे। सो यू नीड टू आंसर दैट विद रीजन कि ये फर्क पड़ेगा, क्यों फर्क पड़ेगा। सो इस टाइप क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर कर लीजिए। बुक में बहुत गिनती के क्वेश्चंस हैं, 5 से 10 क्वेश्चन है, उनको प्रिपेयर कर लीजिए। उससे डिफरेंट क्वेश्चंस आने के चांसेस नहीं है, वही क्वेश्चंस रिपीट होंगे। हाँ लैंग्वेज चेंज होगी लेकिन होगा कॉन्सेप्ट वही, तो कॉन्सेप्ट आप प्रिपेयर कर लीजिए, दैट इज सफिशिएंट। और एक बार पुराना वीडियो भी आप देख लीजिएगा। आज हमने बात की ऑप्टिक्स की, हमने अपने अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे अब दूसरे टॉपिक्स की। जैसा मैंने कहा कि पूरे बुक के हम लोग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो उसकी शुरुआत हमने आज ऑप्टिक्स से की है। इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए, फिर बाकी के बारे में बात करेंगे। एंड बढ़िया से पढ़ाई करिए, डर भगा के पढ़ाई करिए जैसा मैंने आपसे कहा था। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और एक चीज और रह गई है जाने से पहले, वो क्या है, क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किया था उसका आंसर अभी तक मैं दे नहीं पाया, तो उसका आंसर मैं दे देता हूँ। हमने बात की थी क्वेश्चन में कि पिछले वीडियो में कि अगर एक पॉइंट बताइए जहां पे E इज इक्वल टू 0 होता है और दूसरा जहां V नॉट इक्वल टू 0 होता है। दूसरा पॉइंट मैंने कहा था कि ये बताइए जहां E नॉट इक्वल टू 0 होता है और V इक्वल टू 0 होता है। बहुत सारे लोगों ने आंसर दिए हैं, इट्स वेरी गुड कि आप लोग पढ़ रहे हैं और आंसर्स दे रहे हैं।
अब देखिए इसका आंसर मैं बताता हूँ क्या इसका आंसर है। तो E इक्वल टू 0 कहाँ पे होगा, V नॉट इक्वल टू 0 कहाँ होगा, तो इमेजिन करिए या फिर याद करिए जो मैंने अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक स्फीयर है, एक स्फीयर है और स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। एक हॉलो स्फीयर के अंदर आपको पता है सारा चार्ज आउटसाइड रेजाइड करता है, मतलब कि वो पॉइंट इनसाइड द स्फीयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 बट पोटेंशियल इज नॉट 0। नाउ दिस केस इज आल्सो इंटरेस्टिंग। डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पे देखिएगा, प्रूव किया होगा आपने, तो वहां V 0 आता है जबकि E की वैल्यू आप कैलकुलेट करते हैं। तो ये आंसर है इसका। थैंक यू।